क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसे छोटे जगह में मेडिकल कॉलेज खुले, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले? जय वीरू के झगड़े में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का भी पैसा नहीं आ पा रहा था, लेकिन हमारी सरकार आते ही लगभग 100 करोड़ से ऊपर की राशि 100 करोड़ से ऊपर की राशि हमने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है। मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस शासन उनने याद किया, जय वीरू को भी याद कर लिया। जितना काम हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कि इतने खुश मत हो, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। देखिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने हम लोग को याद कर लिया। 2.5 साल हो गए हैं ओपी जी, 2.5 साल आपको हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में भी, वित्त मंत्री के रूप में भी, और 2.5 साल में अभी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। निर्माण एजेंसियों को भी प्रभारी मंत्री के रूप में मैं और तेजी से काम करने के लिए बोलूंगा, ताकि मेडिकल कॉलेज का एक कंक्लूजन पे पहुंचे और सरगुजा क्षेत्र जो इतने दशकों तक कांग्रेस के राज में मेडिकल कॉलेज से वंचित रहा था, उसे आगे संपन्न। भारत सरकार एनएमसी उसके गाइडलाइन को हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी चिकित्सा शिक्षा का संकट अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां सिर्फ अधूरी इमारतें नहीं बल्कि अधूरे सपने भी दांव पर लगे हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने राज्य के 5 नए प्रस्तावित मेडिकल कॉलेजों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। ये 5 नए मेडिकल कॉलेज कबीरधाम, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, दंतेवाड़ा और कुनकुरी में प्रस्तावित थे। इन 5 नए मेडिकल कॉलेजों को मान्यता नहीं मिलने का कारण वही पुराना है, न अपना भवन, न पर्याप्त इलाज की सुविधा, न जरूरी फैकल्टी। इस एक फैसले से इस सत्र में 250 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ाने की योजना धूल में मिल गई है और सैकड़ों स्थानीय छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इतना ही नहीं, पहले से चल रहे कॉलेजों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज 9 साल बाद भी अपने अस्पताल भवन का इंतजार कर रहा है। इस भवन को लेकर कुछ दिनों पहले ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बीच बयानबाजी को आप पहले ही देख सुन चुके हैं। बिलासपुर के सिम्स की 30 सीटें एनएमसी काट चुका है और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के कारण अन्य मेडिकल कॉलेजों की मान्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ के 5 नए मेडिकल कॉलेजों की मान्यता क्यों नकारी गई, इसके पीछे की वजहें बेहद बुनियादी और शर्मनाक हैं। इन कॉलेजों के खुद के भवन अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। मनेन्द्रगढ़ जैसे जिलों में जरूरी अस्पताल की व्यवस्था भी पूरी नहीं थी। कुछ जगहों पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बड़ा अस्पताल दिखाकर अनुमति लेने की कोशिश की गई। राज्य सरकार ने डीन और अस्पताल अधीक्षकों को प्रभारी तो बना दिया, लेकिन आवश्यक डॉक्टरों और नियमित प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो सकी। कुछ कॉलेजों ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संबद्धता प्रमाण पत्र तक संलग्न नहीं किया था, यानी कागजों पर फाइलें आगे बढ़ती रहीं, जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इस फैसले के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि कमियां दूर कर 15 दिनों के भीतर एनएमसी के सामने पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी। देखिए, जहाँ तक 5 नए मेडिकल कॉलेज का है, वो सतत प्रक्रिया है। हमने ऑनलाइन आवेदन इस साल प्रारंभ करने हेतु किया था, और चूंकि एनएमसी के गाइडलाइन में जो हमारा हॉस्पिटल्स हैं और जो कॉलेज हैं वो अभी निर्माणाधीन है। चूँकि मनेन्द्रगढ़ का ही, जैसे वो कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जसपुर और मनेन्द्रगढ़ जैसे जगहों पर सरकार मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसे छोटे जगह में मेडिकल कॉलेज खुले, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले? हम तो अपने क्षमता से बढ़कर प्रयास किए। 30 बेड को 220 बेड के रूप में स्थापित करना, इतने अल्प समय में कॉलेज के लिए व्यवस्था करना, प्रोफेसरों की नियुक्ति करना, डॉक्टरों की नियुक्ति करना, वो सारे चीज हम इतने अल्प समय में किए हैं। इसके लिए तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतने खुश मत हो, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। हमने फिर से अपील में गए हैं और 15 दिन का समय रहता है, और हमें उम्मीद है कि भारत सरकार एनएमसी उसके गाइडलाइन को हम पूरा करेंगे और आने वाले इसी शिक्षा सत्र में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई चालू।
इसी महीने की 8 तारीख को जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी सरगुजा दौरे पर थे, तब उन्होंने अंबिकापुर के राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधूरे अस्पताल भवन का ठीकरा पिछली सरकार पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि जयवीरू यानी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के आपसी मतभेदों और लड़ाई के कारण इस कॉलेज को 119 करोड़ रुपए की जरूरी स्वीकृति नहीं मिल सकी। सिंहदेव ने भी पलटकर जवाब दिया और कहा कि भाजपा सरकार को 2.5 साल हो गए हैं। ओपी चौधरी खुद यहां के प्रभारी और वित्त मंत्री दोनों हैं, फिर भी टेंडर की प्रक्रिया तक पूरी नहीं हुई। पैसा आ गया है, आप खुद ही बोल रहे हैं, वित्त विभाग का काम जो टीएस सिंहदेव जी यहीं के हमारे प्रतिनिधि रहे हैं और स्वयं के पास हेल्थ डिपार्टमेंट था और स्वयं डिप्टी सीएम थे, लेकिन वित्त विभाग उस समय भूपेश दाऊ के पास था। तो जयवीरू के झगड़े में यहाँ पे मेडिकल कॉलेज का भी पैसा नहीं आ पा रहा था, लेकिन हमारी सरकार आते ही लगभग 100 करोड़ से ऊपर की राशि 100 करोड़ से ऊपर की राशि हमने तत्काल स्वीकृति प्रदान की है। अब निर्माण एजेंसियों को भी मैं प्रभारी मंत्री के वित्त मंत्री के रूप में मैंने अपना काम कर दिया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे निर्माण एजेंसियों को भी प्रभारी मंत्री के रूप में मैं और तेजी से काम करने के लिए बोलूँगा, ताकि मेडिकल कॉलेज का एक कंक्लूजन पे पहुँचे और सरगुजा क्षेत्र जो इतने दशकों तक कांग्रेस के राज में मेडिकल कॉलेज से वंचित रहा था, उसे आगे संपन्न किया जाए। आज पुनः ओपी चौधरी जी ने मुझे स्मरण किया, से हमारे प्रभारी मंत्री हैं, अंबिकापुर आए थे, उनने याद किया, तो चलिए उनको भी प्रणाम। लेकिन बयान आजकल साहब के राजनीतिक ज्यादा हो जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस शासन उनने याद किया, जयवीरू को भी याद कर लिया। जितना काम हुआ उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेडिकल कॉलेज चालू करवा दिया गया, हॉस्पिटल जो बजट था उससे ज्यादा आया, बावजूद उसके काम हुए, कुछ अधूरा रह गया था, वो हम लोग के कोटे में डाल दिया। मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, वहां सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज चालू हो गए। इतने नए कॉलेज में मुझे नहीं लगता है कि लगभग 48-49 पोस्ट ग्रेजुएशन के पोस्ट हम लोग को स्थान अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को मिले। वो ओपी जी ने याद नहीं किया। खैर, उन्होंने याद किया तो कांग्रेस के कारण ये बिल्डिंग ऐसी रह गई। उनको याद भी होगा जरूर, अभी भी याद होगा कि जैसे ये सरकार नहीं बनी तो मैंने उनसे भी संपर्क किया था कि इसके लिए अधूरी रह गई है बिल्डिंग, जो फाइनेंशियल अप्रूवल मिला था उससे ज्यादा खर्चा हो गया है, तो इसलिए सैंक्शन की आवश्यकता है। तो आप लोग भी अगर सहयोग कर देंगे तो काम एक पूरा हो जाएगा। जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चल रहा है और सीएम साहब से भी मैंने निवेदन किया था, मंजूर हुआ पैसा। लेकिन देखिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने हम लोग को याद कर लिया। 2.5 साल हो गए हैं ओपी जी, 2.5 साल आपको हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में भी, वित्त मंत्री के रूप में भी, और 2.5 साल में अभी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। तो उतनी जिम्मेदारी तो स्वीकार कर लीजिए। हम लोग की कमी को आपने गिनाया, चलिए वो आपकी सद्भावना है, उसको लेके हम लोग चलेंगे। लेकिन इतना तो कहना था कि हाँ, हम लोग नहीं कर पाए, 2.5 साल हो गया, मरीजों को इतनी दिक्कत हो रही होगी, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ओपी जी, सकारात्मक दिशा में हम लोग चलें। आप सत्ता में हैं, हम लोग विपक्ष में हैं। ध्यान अंबिकापुर के नागरिकों के लिए, सरगुजा क्षेत्र के नागरिकों के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए मिल के लगाएंगे तो बेहतर होगा। वैसे जैसी आपकी मंशा, पर आपने याद किया, उसके लिए आभार। साल 2014 में शुरू हुए इस मेडिकल कॉलेज पर अब तक करीब 366 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। भवन के अंतिम चरण के लिए 100 करोड़ से अधिक की स्वीकृति वर्तमान सरकार ने दे दी है, लेकिन पैसा स्वीकृत होना और जमीन पर ईंट चुनना, इन दोनों के बीच की खाई आज भी उतनी ही गहरी है। लोक निर्माण विभाग के पास जिम्मेदारी है, टेंडर भी हो चुके हैं, मगर निर्माण अब भी शुरू नहीं हुआ। इस बीच राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी की कसौटी पर यह कॉलेज हर बार खरा नहीं उतर पाता, क्योंकि जिला अस्पताल को संबद्ध अस्पताल बताकर काम चलाया जा रहा है, जबकि उस जिला अस्पताल के पास एनएमसी के मानकों के अनुसार न पर्याप्त आईसीयू है, न एडवांस सर्जरी विभाग।
2 बैच का 0 ईयर झेल चुके यहाँ के छात्र आज भी एक अधूरे अस्पताल के भरोसे क्लिनिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन अंबिकापुर की यह तस्वीर कोई अपवाद नहीं है, यह तो प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सामूहिक तस्वीर का एक टुकड़ा भर है। छत्तीसगढ़ में आज 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जहां कुल 1430 एमबीबीएस सीटें हैं। इनमें से 3 नए कॉलेज महासमुंद, कोरबा और कांकेर ऐसे हैं जिनके पास आज भी अपनी खुद की कोई इमारत नहीं है। ये तीनों केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत 2020-21 में स्वीकृत हुए थे। फंड आया, भूमि पूजन हुए, वर्चुअल उद्घाटन हुए, लेकिन दीवारें खड़ी नहीं हुई। महासमुंद का मेडिकल कॉलेज एक नर्सिंग कॉलेज भवन में चल रहा है, जो 500 के करीब छात्रों के लिए बेहद छोटा और संकरा पड़ रहा है। वरिष्ठ डॉक्टर और प्रोफेसर यहां आना नहीं चाहते क्योंकि ना स्थायी कैंपस है, ना उचित इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलेज भवन और संबद्ध जिला अस्पताल के बीच तालमेल की स्थिति भी बेहद कमजोर है। हालांकि थोड़ी राहत यह है कि महासमुंद में अपना मुख्य कैंपस अब निर्माण के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कोरबा का हाल और भी चिंताजनक है। यहाँ मेडिकल कॉलेज एक आईटी कॉलेज के परिसर में चल रहा है, जो तकनीकी शिक्षा के लिए बना था, मेडिसिन के लिए नहीं। एनाटॉमी लैब, फिजियोलॉजी लैब और बड़े लेक्चर थिएटर, इन सब के लिए यह जगह नाकाफी है। कॉलेज प्रबंधन को इस आईटी भवन के लिए हर महीने लगभग 10 लाख रुपए किराया चुकाना पड़ता है, सरकारी पैसे से, लोगों के टैक्स से। छात्रों के लिए खुद का हॉस्टल नहीं है, वे निजी कमरों में या दूर दराज के हॉस्टलों में रहने को मजबूर हैं। मार्च 2021 में वर्चुअल भूमि पूजन के बाद से साल दर साल जमीन फाइनल करने और क्लियरेंस पाने में ही उलझन रही। कभी हवाई पट्टी की जमीन की बात हुई, कभी बंद पड़े बिजली प्लांट की। कांकेर में जमीन विवाद ने पूरी परियोजना को सालों ठप रखा। केंद्र से 60% फंड स्वीकृत हो चुका था, टेंडर भी निकल चुके थे, लेकिन जमीन के पेच ने निर्माण शुरू होने नहीं दिया। आज भी कांकेर में थ्योरी क्लासेस एक लाइवलीहुड कॉलेज की अस्थायी इमारत में होती है और प्रैक्टिकल के लिए छात्र पुराने जिला अस्पताल का रुख करते हैं। एनएमसी की कड़ी शर्तों के बीच इस कॉलेज की मान्यता हर साल नवीनीकरण के वक्त दांव पर लगती है। इन तीनों कॉलेजों में जो साझा तकलीफ है वह यह है कि एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार हर 5 छात्रों पर एक शौचालय होना चाहिए, लेकिन इन उधारी के भवनों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। 200 से अधिक जूनियर छात्रों के लिए बामुश्किल 80 हॉस्टल सीटें मिल पाती हैं। डिसेक्शन हॉल, पैथोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री लैब, सब कुछ छोटे छोटे कमरों में सिमट गया है। पुराने कॉलेजों की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। दुर्ग का चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार के अधिग्रहण के बाद से नए इंफ्रास्ट्रक्चर की बाट जो रहा है। हालत यह है कि कॉलेज प्रबंधन ने खुलकर कह दिया था कि वे नए आने वाले एमबीबीएस बैच को हॉस्टल देने की स्थिति में नहीं हैं। रायगढ़ के स्वर्गीय श्री लखीराम अग्रवाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की कहानी तो और भी अजीब है। यहाँ अस्पताल भवन के लिए पहाड़ के पास जरूरी रिटेनिंग वॉल बनाना ही अधिकारी भूल गए। बाद में दोबारा टेंडर करना पड़ा। इस लापरवाही ने परियोजना की लागत लगभग 3 गुना कर दी। फिर भी ओपीडी ब्लॉक, फायर फाइटिंग और फिनिशिंग का काम अधूरा है। बिलासपुर का सिम्स प्रदेश के पुराने और प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में से एक है। वह भी इस संकट से अछूता नहीं है। शहर के बीच का पुराना कैंपस अब बेहद छोटा पड़ रहा है। कोनी में नया बड़ा कैंपस बनना था, लेकिन बजट और प्रशासकीय स्वीकृतियों के फेर में सालों से अटका है। छात्रों को क्षमता से कहीं अधिक ठूस ठूस कर छोटे हॉस्टलों में रहना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की इस कमी का खामियाजा इतना गंभीर हुआ कि एनएमसी ने सिम्स बिलासपुर की 30 एमबीबीएस सीटें कम कर दी थी। यहीं आकर एक बड़ी तस्वीर उभरती है। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 2660 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनमें से लगभग 1290 पद खाली हैं, यानी करीब आधे पद रिक्त हैं। जब पुराने कॉलेजों में ही फैकल्टी का यह हाल है तो नए कॉलेजों के लिए डॉक्टर कहां से आएंगे? और यह सवाल सिर्फ संख्या का नहीं, उस असुरक्षा का है जो किसी भी सीनियर प्रोफेसर को इन अधूरी सुविधाओं वाले कॉलेजों में आने से रोकती है। एनएमसी इस पूरी स्थिति पर नजर रख रहा है और वह मूक दर्शक नहीं है। प्रदेश के सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस और शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। चेतावनी साफ है, यदि जल्द बुनियादी कमियां दूर नहीं हुई तो भविष्य में सीटों पर रोक लग सकती है। सरकारें बदलती रही, भाषण होते रहे, 100 करोड़ की घोषणाएं होती रही, लेकिन दीवारें नहीं उठी। बजट की स्वीकृति और जमीनी काम के बीच की खाई इतनी गहरी है कि उसे पाटने में सरकारें आती जाती रहती हैं, पर खाई वैसी ही बनी रहती है। निर्माण एजेंसियां टेंडर निरस्त करती रहती हैं, ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिलता तो वे काम बीच में छोड़ देते हैं और हर नई सरकार पुरानी की नाकामी गिनाने में व्यस्त हो जाती है। इस पूरे संकट में सबसे बड़ा नुकसान न तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी का हो रहा है,
न पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का और न ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का। असली कीमत वे छात्र चुका रहे हैं जिन्होंने नीट जैसी कठिन परीक्षा पास कर एक बेहतर भविष्य और समाज की सेवा का सपना लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया था। अंबिकापुर, कोरबा, कांकेर, महासमुंद और प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों के सैकड़ों विद्यार्थियों को वह शैक्षणिक वातावरण नहीं मिल पाया जिसका वादा उनसे किया गया था। कहीं आधुनिक प्रयोगशालाओं का अभाव है, कहीं छात्रावासों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कई संस्थानों में अनुभवी प्रोफेसरों की कमी है, तो कहीं क्लिनिकल प्रशिक्षण अपेक्षित स्तर का नहीं है। परिणाम यह है कि जिन छात्रों को उत्कृष्ट डॉक्टर बनना था, उनकी शिक्षा ही अधूरी सुविधाओं के बीच आगे बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि यही छात्र आने वाले वर्षों में सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज करेंगे। यदि उनकी मेडिकल शिक्षा और प्रशिक्षण ही मानकों के अनुरूप नहीं होगा तो इसका असर केवल उनके करियर पर नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ेगा। स्थिति और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेज अब तक आवश्यक मान्यता हासिल नहीं कर सके हैं। कारण वही है अधूरे भवन, अपर्याप्त आधारभूत संरचना और नियामक मानकों को पूरा न कर पाना। इन कॉलेजों के शुरू होने की उम्मीद में बैठे सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य भी अनिश्चितता में फंसा हुआ है। दरअसल अधूरी इमारतें केवल ईंट, पत्थर और सीमेंट की कमी की कहानी नहीं कहती, वे उस प्रशासनिक इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि की कमी को भी उजागर करती हैं जो किसी परियोजना की शुरुआत तो कर देती हैं लेकिन उसे समय पर और तय मानकों के अनुरूप पूरा करने का संकल्प बीच रास्ते में ही कहीं छोड़ आती हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की इस हालत पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।